गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। आज का जो मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए समर्पित है जो पेंशन भोगी हैं और जो अपनी जिंदगी की दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं या कहीं दूसरी जगह जाकर के वो सर्विस भी कर रहे हैं, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं उनके लिए आज स्पेशली वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में आज मैं उनको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है। यानी कि ये ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं जो आर्मड फोर्सेज में ऑलरेडी नौकरी कर चुके हैं और अब जिंदगी की दूसरी पारी खेल रहे हैं, यानी कि कहीं और दूसरी जगह भी जॉब कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और ये उन पेंशन भोगी के लिए भी है जो अपने 60 साल की नौकरी को पूरा कर चुके हैं। अब उनको जो पेंशन मिल रही है उसका इनकम टैक्स रिटर्न उन्हें कैसे दाखिल करना है, आज मैं इस वीडियो में विस्तारपूर्वक इस चीज को समझाने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा एक सैल्यूट उन सबके लिए बनता है जो ऑलरेडी भारत माता की सेवा कर चुके हैं और अब अपने नाती पोतों के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी सुविचार के साथ आज के वीडियो की। तो आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आज जो पेंशन भरने का तरीका बता रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020 और 2021 के बारे में बताने जा रहा हूँ। 2020 में कोविड जैसी महामारी के कारण कुछ परिवर्तन हुए, उनको समझना आज बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ हिदायतें देना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है साल 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिहाज से ITR 1 फाइल करने के बारे में हम आपको इस आर्टिकल में बुनियादी जानकारी दे रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब है सरकार को अपनी आमदनी की जानकारी देना। इनकम टैक्स फाइल करने का समय करीब आ रहा है, यानी कि आ चुका है, और जो इसकी लास्ट डेट से पहले इसको भरना होता है। आपकी छोटी सी गलती भी इनकम टैक्स विभाग के कान खड़े कर सकती है, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस साल दिक्कतें और भी है क्योंकि कोविड जैसी महामारी के कारण कुछ और परिवर्तन हुए हैं, तो इसलिए बड़ा ध्यान से इसको भरना है। अगर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। कुछ लोग ITR फाइल करने के लिए CA की मदद लेते हैं, तो कुछ लोग खुद भी इसको फाइल करते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कर ले कि आपको ITR फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म चुनना है। यानी कि कोई वेतन भोगी है, पेंशन भोगी है, उनके लिए ITR 1 होता है, जो इन लोगों के लिए ITR 2 है, किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 4 है। इस तरह से अलग अलग फॉर्मों का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको ये फॉर्म का चुनाव करना है, वो आपको अपनी ही आवश्यकता के अनुसार चुनाव करना है। अगर आपको वेतन से आमदनी हो रही है और ये 50 लाख रुपए सालाना से कम है तो आपको ITR 1 फाइल करने की जरूरत है। इसके बाद आपको सभी दस्तावेज जुटाने की जरूरत पड़ती है। अब सिचुएशन ये आती है कि आपको ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन। आप इसको दो तरीकों से भर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे सहज होता है कि आप ऑनलाइन ही भरें क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस हो जाती है। ऑनलाइन माध्यम से ITR फाइल करना बहुत ही आसान है। इसमें करदाता को ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए किसी वित्त वर्ष में अगर आपकी 5 लाख रुपए से इससे अधिक इनकम है तो आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। जो लोग विदेश में मौजूदा किसी संपत्ति के मालिक हैं और जिनकी आमदनी का ऑडिट होना जरूरी है, उन्हें भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फिजिकल फॉर्मेट में ITR फाइल करने की तुलना में ऑनलाइन ITR फाइल करना अधिक सुरक्षित है। यह इंटरनेट का उपयोग करते हुए कहीं भी कहीं से भी रिटर्न को फाइल की सुविधा देता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए जो कि फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो आपको फॉर्म 16 है, यह फॉर्म 16 मिलेगा आपको बैंक से। आपका बैंक देगा जहां पर आपकी पेंशन आ रही है। अगर आप कहीं और दूसरी सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि आर्मड फोर्सेस के, आर्मी नेवी एयर फोर्स के पेंशन भोगी हैं जो एक्स सर्विसमैन बन चुके हैं, वो भी बैंक से अपना फॉर्म 16 ले सकते हैं। और साथ साथ अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं या सिलेक्ट हो चुके हैं किसी सरकारी नौकरी में, तो वहां से भी उसको फॉर्म 16 लेना होता है। यानी कि जब आप अपनी आमदनी को दिखाएंगे तो दोनों की आमदनी को क्लब कर करके दिखाएंगे, यानी कि जोड़ करके दिखाएंगे। अगला आता है आपका टोटल रेंटल इनकम रिसीव्ड इफ एनी। यानी कि अगर आपको कहीं से किराए से आमदनी हो रही है तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना जरूरी है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिला, या अगर 10,000 रुपए से ज्यादा मिल रहा है तो बैंक ने जरूर आपका TDS काटा होगा। वहां से भी आपको फॉर्म लेना, उस फॉर्म में यहाँ पर प्योर रूप से इसको दर्शाया गया होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाना होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम FD, RD, NSC, PPF, MIS इत्यादि। अगर ये जो सारी चीजें हैं, अगर आपने कुछ
जैसे पेंशन भोगी पेंशन आने के बाद एक मुश्त पैसे को एफडी कर देता है, आरडी में लगा देता है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डालता है, पीपीएफ में डालता है, एमआईएस में डालता है, तो वहां से भी उनको इनकम होती है। तो वो इनकम भी यहाँ पर शो करना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे तो पैन कार्ड की मदद से सारी चीजें इनकम टैक्स विभाग हमारी पकड़ सकता है। इसलिए ईमानदारी से इन चीजों को शो करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक फॉर्म 16A भी आता है, ये भी हमको बैंक से मिलता है, जो कि उसने हमारा टीडीएस वगैरह काटा है, वो सारी जानकारी वहां पर आपको मिलेगी। अब आता है टैक्स पेमेंट चालान। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो आपको उसका जो चालान भरा है उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है। अब अगला आता है आपका 26AS। ये 26AS फॉर्म कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। और ये 26AS जो फॉर्म आपका अपडेटेड होना चाहिए, अगर अपडेटेड नहीं है तो रिकंसाइल उसको कर लेना जरूरी है। उसके लिए वेट करें कि उसमें कहाँ तक अपडेटेड है। अगर आपको अपडेटेड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80C की। सेक्शन 80C में जैसे कि पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया, एमआईएस हो गया, ईएलएसएस का बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है, ट्यूशन फीस हो गई या हाउसिंग लोन हो गया, जो हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल के ऊपर भी आपको छूट मिलती है। ये सब चीजें जो है आपको 80C के तहत छूट दी जाती है। इस जो छूट की सीमा है वो यहाँ पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही है। 80G के तहत अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, किसी पार्टी को डोनेशन दिया है, कहीं और अच्छे कामों के लिए दिया है या किसी एनजीओ के लिए डोनेशन दिया है, वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और पक्की रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस अगर आपने कोरोना जैसी महामारी के दौरान 1 अप्रैल 20 से लेकर के 30 जून 2020 के बीच में कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है या एक्सपेंस किया है, उसका ब्यौरा भी आपको यहाँ पर देना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्टिव मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो आपके आधार कार्ड के साथ, आईटीआर के साथ, जहां पर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखें। ये सब चीजें लेने के बाद ही आप अपने आईटीआर को भरने की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ, पूरी तरह ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए क्या क्या जरूरी कदम है। आपको सबसे पहले आना है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के ऊपर और फिर आपको करना है लॉगिन के ऊपर क्लिक। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन आप तो पेंशन होगी, आप लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी नहीं किया है वो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे रजिस्टर अपने आप को करना है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं और आई बटन में भी लिंक दे रहा हूं उस वीडियो के, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर कि आपने डालना है यूजर आईडी यानी कि आपका पैन कार्ड, पासवर्ड वो आपको पता होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्मेट में दी गई वो, कैप्चा कोड जो सेम टू सेम लिखेंगे और उसके बाद आप हो जाएंगे लॉगिन। लॉगिन होने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस खुलता है। आपको जाना है सबसे पहले माई अकाउंट के अंदर। माई अकाउंट में आप जाएंगे, व्यू फॉर्म 26AS, आप इसको क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको करना है कंफर्म। इसको कर दीजिए एग्री, देन प्रोसीड। अब आप इसको व्यू या वेरीफाई टैक्स के ऊपर जाइए और व्यू 26AS इसको क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं वो सब मिलेंगे, करंट ईयर्स का भी मिलेगा। और जैसे मुझे असेसमेंट ईयर देखना है 20 और 21 का, तो मैं 20 और 21 के असेसमेंट को क्लिक करूंगा। अब मुझे इसको किस फॉर्म में देखना है, HTML में देखना है या टेक्स्ट फॉर्म में देखना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में जाइए, अदरवाइज यहाँ पर देख करके आपको मिलान करना होता है खाली कि मेरा जो आईटीआर कटा है, जो इनकम टैक्स मेरा कटा है, वो क्या इससे बराबर है, तो हम देखेंगे HTML में। उसके बाद कर दीजिए आप डाउनलोड। अब आपने इसको कर दिया डाउनलोड, तो अब आप देखेंगे नीचे जा करके, अब आप इसको कीजिए व्यू ओब्लिक डाउनलोड। यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं 72,443 रुपया इस इंडिविजुअल का टैक्स कटा है। ये जो टैक्स कटा है ये दोनों मिला करके, जो पेंशन आई है प्लस जो बंदा दूसरी जगह जॉब कर रहा है, दोनों का यहाँ पर मिला करके हमारे पास आ जाता है कि टोटल कितना टैक्स उसका इंडिविजुअल का कटा है। यह जो टैक्स कटा है ये हमारे फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए, जो हमें बैंक से मिला, प्लस जो दूसरा हमें जहां पर हम सर्विस कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयर से हमें मिला है। तो इन दोनों का जब हमारा टैली हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं फिर वापस स्क्रीन पर। ये हमने टैली कर लिया यहाँ पर। अब मैं आपको ये लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अब आप आएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में करेंगे फाइलिंग के लिए,
सबसे पहले पैन कार्ड, असेसमेंट ईयर, सब आपने यहाँ पर चुनना है। आपको ITR कौन सा चाहिए वो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको यहाँ पर ओरिजिनल भर रहे हैं कि रिवाइज भर रहे हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। और सबमिशन मोड, आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, XML फॉर्मेट में करेंगे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो एक्सेल में फिर क्या होता है आपको ऑफलाइन भेजना पड़ता है। यहाँ पर ये जो जानकारियां हैं इसको जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इनको एक बार बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ प्री फील्ड इसमें जानकारियां आती हैं वो आपको बतानी होती हैं, कुछ आपको अलग से डालनी होती हैं, उनको कंफर्म करना होता है। जिस भी अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसको आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाइए। यहाँ एग्री कर देंगे, आप एग्री करके कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा जहां पर लिखा है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनको ITR 1 भरना है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट पेज के ऊपर लिखी है, क्योंकि इस वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है ये पढ़ना। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। आप इनको जरूर पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं पार्ट 1 जनरल में। इस पार्ट 1 जनरल के अंदर इंडिविजुअल की सारी डिटेल्स आती हैं। आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसकी डिटेल्स हैं, होम एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर बात आती है एक मुख्य जो चीज है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपने करना है पेंशनर। यहाँ पर ये पेंशनर आप कर देंगे। अगर आपको कौन सा भरना है, ये 131(9) वाला भरना है। अगर आप ड्यू डेट में भर रहे हैं तो आपको यहाँ 139(1) भरना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो बिलेटेड भरेंगे। रिवाइड भरेंगे तो 139(5) आएगा। आफ्टर कंडमनेशन ऑफ डिले, और अगर डिले हो जाता है उसके बाद 119(2)B में आप भरेंगे। तो मैं यहाँ ड्यू डेट में भर रहा हूँ तो इसको ड्यू डेट कर दीजिए, और इसको साथ साथ ड्राफ्ट को आपको सेव भी करना है। चलते हैं हम अभी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स जो हमने भरना है। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल की जो सैलरी थी, वो सैलरी प्लस पेंशन मिला करके तकरीबन यहाँ पर इंडिविजुअल की आ रही है 7,65,210 रुपए। वो आपने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल की जो टोटल सैलरी मिला करके होती है इंक्लूडिंग पेंशन 7,65,000। अब बात कर लेते हैं हम वैल्यू जो परचेज एज पर सेक्शन 17(2) और सेक्शन 17(3), ये पेंशनर को लागू नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंडेड एग्जम्प्टेड US 10 एंश्योर टू अंडर सेक्शन 10। जो अंडर सेक्शन 10 में उसको छूट है, उन अलाउंसेस की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ और कोई कॉलम ऐड करना तो ऐड बटन पे जाएंगे, अगर नहीं करना है तो हम यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें 10 सेक्शन में क्या क्या उतराई है आपको। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10(5) की। 10(5) में LTC है जो उस इंडिविजुअल को लागू नहीं है। 10(6) में रिनोवेशन रिसीव्ड फ्रॉम, ये जो 10(6) है ये भी उस इंडिविजुअल को लागू नहीं होता है। 10(7) भी उस इंडिविजुअल को लागू नहीं है। हाँ, 10(10) आता है सेक्शन 10(10) डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव्ड। अगर यहाँ पर रिटायरमेंट होने से पहले डेथ हो जाती है और उसको यहाँ पर जो ग्रेजुएटी मिलती है तो वो भी यहाँ पर आपको शो करनी है, वो भी टैक्स फ्री है। आगे आता है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड। उसको दो तरह की आपको पेंशन मिलती है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। यहाँ पर आपको जो कम्यूटेड वैल्यू मिली है आपको पेंशन में, वो आपको यहाँ पर दर्शाना है। LTC लिव इनकेसमेंट के ऊपर जो आपको पैसा मिला है एक मुश्त जब रिटायरमेंट आए थे, उसको भी आपने यहाँ पर शो करना है। अगर यहाँ पर उनको कोई स्पेशल कंपनसेशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे कि कुछ लोग गैलेंट्री अवार्ड लेते हैं, कुछ लोग वार में शहीद हो जाते हैं, उन वो भी एक्चुअल क्या है आपको एक गजट नोटिफिकेशन के तहत जो आपको कंपनसेशन मिलता है वो भी आपको यहाँ पर शो करना होता है। अगला आता है आपका कंपनसेशन अंडर स्कीम प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर किसी स्कीम के तहत ही उस इंडिविजुअल को यहाँ पर कोई कंपनसेशन मिला है तो वो भी यहाँ भर सकता है। अमाउंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसेबल ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। किसी ने PMR लिया है यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है या VRS लिया है, उनको जो पैसा मिला वो भी आपको यहाँ पर शो करना है। अगला आता है आपका टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी
परक्वेस्ट, ये आपके ऊपर लागू नहीं होता। और अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इन कट ऑन हाउस रेंट, ये भी आपको लागू नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों के लिए लागू होता है जो दूसरी सर्विस कर रहे हैं, उनको यहाँ पर शो करना होता है। और एक आता है आपका प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस और बेनिफिट नोट इन नेचर ऑफ परक्वेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपको वो वाले अलाउंसेस डालने हैं जो आपको गवर्नमेंट ने दिया, जैसे कि आपका यहाँ पर टीपीटीएल वगैरह आता है, लेकिन ये भी पेंशनर के लिए तो लागू नहीं है, अगर दूसरी सर्विस कराता है भी लागू हो जाता है। और एक आता है जो अलाउंसेस हाई एल्टीट्यूड वगैरह के जो अलाउंसेस स्पेशल अलाउंसेस है वो यहाँ पर डालने होते हैं, लेकिन पेंशनर को ये भी लागू नहीं है। यहाँ पर मैं जिनका आईटीआर भर रहा हूँ वो ऑलरेडी पेंशन आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका कोई भी इंफॉर्मेशन जो पैसा उनको मिला था वो पहले भर चुके हैं, इस बार उनको कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पर, तो ओनली पेंशन प्लस पेमेंट ही ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो आपको मिलता है 50,000 रुपये का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेंट से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो यहाँ पर आएगी। अगर आप खुद रह रहे हैं उस घर में और आपने लोन लिया है तो वो लोन जो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर टैक्स फ्री है। यहाँ पर इनका जो आ रहा है वो 70,139 रुपीज आ रहा है, 70,139 रुपए का यहाँ पर शो करेंगे। अगर यहाँ पर उन्होंने अगर किराए पर दिया होता तो तब आपको यहाँ पर इस तरह से शो करना था, और किराए से कितनी इनकम आई है वो आपको यहाँ पर शो करना है, वो यहाँ पर डालना है आपको। ये आपकी इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आप जो है 2 लाख रुपए तक का सेट ऑफ ले सकते हैं जो कि इंडियन रुपीज में होगा, और अगर इससे ज्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको ITR 2 भरना होगा। तो हमारे केस में जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। एक यहाँ पर है डीम्ड लेट आउट, ये भी है। डीम्ड लेट आउट वो होता है जिसमें कि हम प्रॉपर्टी को किराए पर देने वाले होते हैं, उसको भी यहाँ पर एक अंदाजा लगा करके उसका टैक्स पे करना होता है, तो वो भी आपकी इनकम में ही काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो कि हमारा केस है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उन्होंने जो लोन का इंटरेस्ट पे किया वो 70,139 रुपए का किया है, उसको ऑलरेडी हम सर्टिफिकेट उस कंपनी से ले चुके हैं, तो उसमें ये वाली वैल्यू दी गई है। अब आता है आपकी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। आपकी इनकम सेविंग अकाउंट से कितनी आई है, आपकी इनकम सेविंग अकाउंट से कितनी आई है वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपको फॉर्म 16A में भी मिली है। तो यहाँ पर उनकी जो आई हुई है 15,240 रुपये आई हुई है, तो उसको आपने यहाँ पर ऐड करके दिखाना है, वो भी आपकी इनकम का पार्ट है। और अगर कोई अदर इनकम है आपके पास FD से या टैक्स रिफंड जो आपने किया है वो भी आपने शो करना है, टैक्स रिफंड को जरूर शो कीजिएगा। जो इंडिविजुअल की FD वगैरह से इनकम आई है वो भी आपने यहाँ पर शो करनी है। उनका जो बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट FD RD जो आया है वो उनका आया हुआ है 45,210 रुपए का, इनका एक अच्छा मोटा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब आपके यहाँ पर इनकम में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे जो आपको छूट है। यहाँ पर टोटल आपको 1.5 लाख रुपए की ही छूट है सेविंग की, तो आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपया शो करेंगे। अगर इनको पेंशन फंड के रूप में कोई पेमेंट आई है तो यहाँ शो कर दीजिए ATC में। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन को पेंशन स्कीम से मिला है वो डालना है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को यहाँ पर शो कर सकते हैं आप। ये उन लोगों के लिए लागू होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों में पेंशन का पैसा लगा रहे होते हैं, उनके लिए लागू होता है। यहाँ पर जो आपको 10,000 रुपए से ज्यादा 80D के अंदर छूट नहीं मिल सकती, जो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है। अब जो इन्होंने परिवर्तन कर दिया है वो 80D का यहाँ पर अलग से दिखाया, आप यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर जाकर के अपनी जानकारी डालेंगे। अगर आप वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज सीनियर सिटीजन, यानी कि आप तो पेंशन ले रहे तो आप खुद ही सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो आपके लिए ये वाला कॉलम लागू होगा। इसको कर दीजिए यस। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं तो उनको सीनियर सिटीजन वाली इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर आप 50,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और थी जो मैंने आपको बताया था कि 1/4/2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक के बीच में अगर आपने कोई क्लेम किया है या कहीं से आपने पैसा जमा किया है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो सब आपने यहाँ शो करना है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं, तो हम इसको कर देंगे नो। अगर हम इसको यस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे पेज के ऊपर लेके जाता है, जो 80I जो DI शेड्यूल है उसके ऊपर लेके जाता है, वहां में सारी जानकारी देनी होती है।
यहाँ पर अलग अलग हैं जो आपको लागू हो, आप उस चीज को यहाँ देख लीजिए आपको क्या क्या चीज यहाँ पर लागू है। जो अमूमन लागू होती है वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर सिस्टम जो ऑटोमेटिकली आपके क्लेम को कैलकुलेट करेगा। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है तो आप यहाँ पर शो करेंगे। ये एग्रीकल्चर की इनकम है जो 5,000 से कम है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर यहाँ पर 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो आपको बताना है। उसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से या और कोई अथॉरिटी से या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको कोई भी कंपनसेशन मिला है तो सब आपको यहाँ पर शो करना है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्स सर्विसमैन लॉ के ऊपर लागू होती हैं। अगर किसी को स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड हुआ है वो लिखना है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिला है वो लिखना है। अगर आप कलर सर्विस करके आते हैं तो जो आपको कलर सर्विस के ऊपर जो फंड रिसीव हुआ वो यहाँ अलग से शो करना है। स्कॉलरशिप अगर आपके बच्चों को मिली है तो लिखना है यहाँ पर। अगर कोई एमपी एमएलए है तो उसके लिए वो अलाउंसेस यहाँ पर आएंगे। अवार्ड कोई आपको भारत सरकार की तरफ से मिला है उसके बारे में आप यहाँ जानकारी देंगे। पीवीसी, एमवीसी और वीर चक्र वाले जितने और गैलेंट्री अवार्ड्स है जिनके लिए आपको पेंशन मिलती है वो आपने यहाँ पर शो करना है। और अगर किसी को डिफेंस की तरफ से मेडिकली डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, जैसे कि कुछ लोग कैटेगरी हो जाते हैं, वो यहाँ पर अपने शो करना है। आर्मड फोर्सेस फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन ड्यूटी, इंडिविजुअल की मृत्यु हो जाती है ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान तो उसको यहाँ पर अलग से शो करना है। एनी इनकम रेफर्ड टू सेक्शन 1026 सेक्शन में आपको अगर कोई इनकम आई है वो यहाँ पर आपको देनी है। 1026 ट्रिपल ए में अगर आपको कोई इनकम रिसीव्ड हुई है वो लिखनी है। और एग्जम्प्टेड डिविडेंड इनकम, जो आपको कोई इनकम मिला है डिविडेंड का तो आपने यहाँ पर शो करना है। और इसके अलावा और कोई अदर सोर्स हो तो आपके पास इनकम का वो भी आपको यहाँ पर दिखाना होता है। हमारे केस में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है इसलिए हम इसको कर देंगे 0। अब ये ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारा कर लेगा कैलकुलेट। ये हमारे सिस्टम ने कर लिया है कैलकुलेट कि इस इंडिविजुअल को कितना टैक्स रिफंड होगा, वो सब जानकारी यहाँ पर आ गई है। साथ साथ आप इसको सेव ड्राफ्ट भी करते रहिए। अब हम चलते हैं टैक्स डिटेल्स में। यहाँ पर मेरे एम्प्लॉयर ने जितना टैक्स काटा है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 72,443, तो ये हमारे से मैच हो चुका है। और इन कॉलम को अब हम खाली कर देंगे। ये जो कॉलम्स हैं ऊपर वाले तो जहां से हमारे पास आ रहा है पैसा वो शो हुआ है। अगर हमें और कोई बैंक ने टीडीएस काटा तो वो जानकारी यहाँ पर आती है। इस तरह से हर एक के लिए अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे टैक्स पेड एंड वेरीफाई। यहाँ पर हमें लग रहा है बिल्कुल सही है तो अब यहाँ पर हम सही है एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन अगर टोटल एडवांस टैक्स अगर हमने कोई पे किया है तो वो इस कॉलम में आएगा। टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, अगर हमने खुद ही असेस कर करके पैसा एडवांस जमा किया है तो यहाँ पर टीडीएस क्लेम कितना वो ऑलरेडी हम फॉर्म 16 से ले चुके हैं। टोटल टीसीएस क्लेम्ड जो हमने अगर क्लेम किया है तो उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर हमारा केस में 0 है। और अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट की हुई है या कोई डोनेशन दिया है उनके लिए सब अलग अलग शेड्यूल्स हैं, इसमें आप जाकर के शो करेंगे। जैसे कि 80 GGA के तहत हम शो करेंगे जितना भी हमने डोनेशन दिया है उसका हमारे पास चालान का पर्ची भी होना चाहिए। ये अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पर हम अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमें जानकारी देनी होगी वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देनी होगी कि मुझे किस बैंक अकाउंट में चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उसको चेक कर दीजिए जिस भी बैंक अकाउंट में हमें चाहिए। आगे आता है ये इसको खुद भरा है या आपने रिप्रेजेंटेटिव से भरवाया है तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कर दीजिए, क्योंकि आप दूसरे से भरवा रहे हैं। और खुद भरेंगे तो यहाँ पर आपको सेल्फ डालना होगा। और यहाँ पर किस जगह से आप भरवा रहे हैं वो यहाँ पर आता है सबमिशन मोड। आप इसको ई वेरीफाई करके जाना चाहते हैं सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है कि आप इसको ई वेरीफाई करें, जो कि पैन या आधार कार्ड से लिंक के मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा और उसका जल्दी प्रोसेस हो जाता है और जल्दी वो पैसा आ जाता है। तो अगर आप इसको हार्ड कॉपी को भेजना चाहते हैं तो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आप इसको ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करना होगा। अगर आप ई वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आप हार्ड कॉपी को बेंगलोर भी डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पेंशन भोगियों को किस तरह से आईटीआर भरना है, उनके लिए क्या क्या चीजें लागू होती हैं उसके बारे में बताया है विस्तार से।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भरने का तरीका पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप मेरे से सलाह भी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो की करते हैं यहाँ पर समाप्ति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी ये लेकर के आऊंगा कि आपको, अगर आपको जॉब नहीं करना है और फिर भी आप चाहते हैं कि हम घर में बैठ करके पैसा कमाएं और अपनी फैमिली को अधिक से अधिक समय भी दे सके और साथ साथ में पैसा भी कमा सके, उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसके लिए कीजिए आप इंतजार, लेकिन कर दीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।